लास्ट क्लास में जो हमने किया था बेटा, उसमें कोई डाउट है पहले किसी? क्या किया था ये याद है कि नहीं? फिर पता चलेगा डाउट क्या है। क्या किया था याद है? बोलो क्या किया था फिर, हु विल एक्सप्लेन? सीओई, एक मिनट, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड, इतने याद है? इनकम मेथड था, और बोलते हो वर्ड्स, कुछ तो बनेगा ही जब इतने वर्ड्स बोलोगे। हाँ जी, बोलो बोलो। हमने लास्ट क्लास में, अब देखो कॉपीज देखनी पड़ रही है आपको, ये जो बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक मिलता है कई बार उसमें रीड कर लिया करो, ऐसे दिमाग को एक ब्रेक मिलता है 5 मिनट्स का, आई नीड ऑल्सो। वो शिफ्ट होते हैं ना एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे, एक बैच से दूसरे बैच में, तो आपको भी एक 5 मिनट्स का ब्रेक नीड होता है। बट उस ब्रेक में आइज क्लोज करके सोच सकते होगा तुम कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था, वो भी एक मेडिटेशन होती है, और वो एक यूटिलाइजेशन टाइम भी है, टाइम भी यूटिलाइज हो गया और रेस्ट भी मिल जाता है उससे, है ना? तो क्या किया था एग्जैक्टली किसी भी आदमी, इनका मेथड किया था। yes, आगे बोलो आप, हैंड रेज करो, कौन करेगा ऐसे पब्लिकली, तो कोई भी बोल सकता है। एक वन साउंड क्या चाहिए, कौन है वो जो बताएगा? ग्रुप में तो कोई भी अटैक कर सकते हैं, अकेला हो ना। हाँ जी, एक कौन बताएगा? छोटी सी तो बात है, हमने ये किया था इनकम मेथड, हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेकेंडरी मेथड है, सेकंड मेथड है। पहले इनकम प्रोड्यूस होती है, और जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड है। आज हम प्रोडक्ट मेथड करेंगे, क्योंकि अभी इन दिनों में, आज और नेक्स्ट क्लास में हम मेथड्स को अंडरस्टैंड करेंगे बस, फिर सीधा हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। इनकम मेथड फर्स्ट मेथड नहीं है, कौन सा मेथड है? लास्ट क्लास में हो चुका है, क्योंकि इसे पहले करना जरूरी था। उसे ये समझ आता है कि इनकम अगर जनरेट होती हैं तो उन इनकम्स के नेम क्या क्या हैं, जनरेट कैसे होती हैं। डे वन से मैं आपका फोकस उस तरफ ले जा रहा हूँ, जनरेट कैसे होती हैं। जैसे मुझे अगर पैसा कमाना है तो मुझे टीच करना पड़ेगा, फ्री में तो कोई फीस देगा नहीं, चैरिटी कितने लोग कर लेंगे, तो इसलिए मुझे गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर मैं टीचर ना होता तो शायद कोई और काम कर रहा होता, जो मेरा सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है यहाँ पे, मेरा सेकंड फेवरेट क्या है मैं वो कर रहा होता, तो या तो गुड्स बना रहा होता या सर्विसेज दे रहा होता, तो वहां से मेरी इनकम क्रिएट होती। तो ये दो मेथड्स एक ही हैं, बोलने में दो हैं। तो आज हम प्रोडक्ट मेथड को समझेंगे, बट यू विल सी जिस तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा, इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड आपको हमेशा लगेगा सेम ही है। इनकम मेथड डायरेक्ट मेथड है, क्या है? जहां डायरेक्टली इनकम्स को काउंट किया जाता है। जैसे कोई मुझे मेरी इनकम पूछे, तो मैं डायरेक्टली उसको अपनी सैलरी बता दूंगा कि मुझे कितनी सैलरी मिलती है, तो डायरेक्टली मैंने क्या बता दी, मेरी इनकम। बोले सर बस सैलरी मिलती है आपको? नहीं, प्रॉफिट भी मिलता है, प्रॉफिट भी ऐड कर लो। तो सर आप कह रहे थे उन्होंने एक रेंट पे बिल्डिंग दी, हाँ रेंट भी मिलता है। आपने कहा था हमने सिंगापुर में शेयर्स में इन्वेस्ट किया, हाँ उससे भी डिविडेंड आता है। तो वो सारा तो बता चुका आपको मैं अपने बारे में, तो मेरी क्या बन गई, इनकम। तो डायरेक्टली आपने क्या ऐड कर दिया, मेरी इनकम्स को, इनकम्स को ऐड कर दिया, तो इनकम आ गया। अब अगर आप पूछो सर इनडायरेक्टली बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्या क्या गुड्स बनाता हूं और क्या क्या मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, जिससे वो मेरी इनकम जनरेट होती है। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था कि फर्स्ट इनकम को समझते हैं। फिर इनकम की टाइप्स आई थी, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो परसों का डे थर्सडे वापस नहीं आएगा लाइफ में, उस दिन सीओई की वो बात हो रही थी, अब पूरी लाइफ कभी नहीं होगी बात, मतलब पूरा साल मैं नहीं करने वाला इसके ऊपर। कोई लेट स्टूडेंट होगा, एब्सेंट स्टूडेंट होगा, वो रिकॉर्डिंग देखेगा, क्योंकि वो एनर्जी या तो नए बैच में लगाई जा सकती है, सीओई या फिर ऑपरेटिंग सर्कल्स।
मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बस अब सिर्फ इन वर्ड्स की मेमोरी की जरूरत है। इन वर्ड्स में क्या क्या है वो बैक एंड पे सुन चुके हैं हम कि सीओई में इन कैश है, इन काइंड है, सैलरी है, वेजेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है। वो तब जरूरत पड़ेगी जब एग्जामिनर क्वेश्चन में वो पॉइंट डालेगा कि हमें किन किन पॉइंट्स को ऐड करना है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, दैट वाज ओनली थ्योरेटिकल लेक्चर। जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको सीओई दिया होगा 200, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा 400, थर्ड क्या थी मिक्स इनकम, वो दिया होगा 100। बस आंसर आ गया। इतना सा है वो, जिसको हमने लास्ट क्लास में 1 आवर में समझा है। एक्चुअली जब उसको ऐड करोगे तो वो सिर्फ इतना सा है, लेकिन उसके सम को SUM, उसके सम को क्या बोलते हैं? कौन सी इनकम? डोमेस्टिक इनकम। लास्ट क्लास में हमने इतना किया था, क्लियर है? डोमेस्टिक इनकम। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कौन सी इनकम है जो इसमें ऐड कर दूं मैं तो मेरी इनकम नेशनल इनकम बन जाएगी? तो बातों बातों में हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया। ऐसी कौन सी इनकम है जो मैं इसमें ऐड कर दूं? कौन सी इनकम? अब्रॉड का इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम। और यहां तक मैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से पैसा कमा चुका। अगर ऑस्ट्रेलिया, अब वो सब एग्जाम्पल याद है आपको, तभी बोलते हैं ना लेक्चर पेंडिंग होना चाहिए। जब भी क्लास में आवाज कुछ स्टूडेंट एब्सेंट हैं या रिकॉर्डिंग देखेंगे या ऑनलाइन है, आपको कोई भी लेक्चर मिस हो चाहिए। तो मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट था क्योंकि वहां जाना मुझे अलाउड था। सिंगापुर डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर था, एरिया ऑफ ऑपरेशन से बाहर था, तो वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड था। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से क्या आएगा वो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, उसे बोलते हैं, अभी नया पेज लगा लो आज क्योंकि आज ही कुछ नया चलेगा। उसे क्या सीखेंगे देखते हैं। इनकम मेथड को बस इतना लिख लो अब आप, ठीक है? इनकम मेथड 3 लफ्जों की स्टोरी है, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्सिंग, और कुछ नहीं है। ये तेरी मेरी कहानी क्योंकि हमारी इनकम ऐड हो रही है। कोई सैलरी कमा रहा है, कोई रेंट, कोई इंटरेस्ट, कोई वेजेस, प्रॉफिट, और उनके स्टैंडर्ड नेम है। और जो सब कमा रहे हैं लेकिन पता है नहीं को, उन बेचारों को क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स, टीचर, एडवोकेट, सिंगर, एक्टर, प्रोफेशनल, टेलर, सैलून, ये सब लोग आगे जिसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम लोग इसमें रहते हैं। हम लोग ये कमा तो रहे हैं लेकिन हमें खुद ही नहीं पता हम आपसे रेंट ले रहे हैं कि वेजी ले रहे हैं। कभी लगता है वेजी ले रहे हैं, कभी लगता है रेंट ले रहे हैं। अगर मैं आपके घर पे आके पढ़ाऊं तो शायद मैं आपसे से क्या लूंगा? वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि घर तो आपका है, एसी भी आपका चलेगा, कॉपी पेन भी आपका ही होगा। तो उसमें खर्चा खत्म हो जाता है बिल्कुल, बस खाली मुझे आपके घर आने। दैट इज होम ट्यूशन। क्योंकि फीस ज्यादा होती है, उल्टा खर्चे जीरो होते हैं। वो सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे शायद इसलिए वो फीस ज्यादा ले रहे हैं। तो वहां उनको पता होता है कि वो जो फीस तुम दे रहे हो होम ट्यूशन में वो सिर्फ क्या है? वेजेस एंड सैलरी। पर जो आप मेरे घर आके मुझे दे रहे हो, मेरे कोचिंग सेंटर में आके दे रहे हो, वो क्या है? मिक्स्ड इनकम। आई थिंक क्लैरिटी होगी। कुछ व्हाट्सएप आए थे मुझे, जब भी आपको डाउट होता है व्हाट्सएप करते रहा करो। ग्रुप में करोगे तो बेटर है, वो पिंग रहते हैं। नहीं तो वो कई बार मिस हो जाता है आपका पर्सनल व्हाट्सएप। तो कुछ उन्होंने पूछा था मुझे, तो उसका मैंने आंसर दे दिया अभी रिकॉर्डिंग में ना। नॉट ओनली योर बैच, मतलब जो भी बच्चे मोबाइल पे देखते हैं उनका भी व्हाट्सएप आता है ना। तो मिक्स्ड इनकम का मतलब बेटा जब आपको ना पता हो, जब आपको पता है, जैसे आप स्कूल में टीचर, जैसे एक और फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसकी सैलरी को क्या बोलेंगे? सीओई। एक टीचर कोचिंग सेंटर में खुद का कोचिंग सेंटर चलाता है तो उसकी इनकम को मिक्स्ड इनकम, क्योंकि फिर तो वो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कूल में वो सिर्फ पढ़ाने जाता है, क्लासरूम प्रोवाइड करना किसी और का काम है, स्कूल का काम है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, होपफुली सबने लिख लिया होगा यहाँ तक। ऐड कौन सा इनकम? नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से जो नेट फैक्टर इनकम हम कमाते हैं वो इसमें ऐड होगी। से वो है 120 रुपीज।
तो कितना आ गया, कितना आ गया? इज इट ऑडिबल एवरीवन? प्रिशा, इशिता, कबीर, अंतरिक्ष, प्रथम, जो जो मुझे दिख रहे हैं फिर यहाँ पर नेम्स। E20 क्या आ गया? हमारी कंट्री का नेशनल इनकम। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं भी देखा तो भी देख लेना, उसमें हमने ये सारा समझाया है। और लास्ट ये न्यू पॉइंट है आज का। अब इसको समझते हैं कि नेशनल इनकम में पहुंचने के लिए हमें डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करना पड़ा? क्या ऐड करना पड़ा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होती है इसको समझते हैं। समझे? इतना लिख लिया समझे? अच्छा, इसको मैं अब शॉर्टकट में लिखा करूंगा, शॉर्टकट में, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। अगले 1 वीक में आपको ये प्रूव हो जाएगा कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को हम बिना याद किए, बिना कोई सॉन्ग बनाए, बिना हम कुछ शॉर्टकट बनाए हम कर सकते हैं। और हमें कोई क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, ये इन बिल्ट हो जाएगी आपके अंदर नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पार्ट। बस साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। NFIA ये शॉर्ट फॉर्म बन गई हमारी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, बट अब्रोड इज गुड वर्ड क्योंकि सिंगल वर्ड है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड वर्ड ही बोलते हैं नॉर्मली। तो वो क्या है? इसमें दो चीजें होती है। एक फैक्टर इनकम, FY फाइनेंशियल ईयर नहीं, फैक्टर इनकम। अब FI लिख लो, फिर आपको लगता है कि इनकम को हमने आई लिखा था, आई लिख लो इसको यहां भी। फैक्टर इनकम रिसीव्ड कहां से? फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि अगर मैं इसके लिए नोट्स ओपन करूंगा अभी, या मैं बुक का PDF ओपन करूंगा, वहां से समझ नहीं आएगा हमें डायरेक्टली, क्योंकि थ्योरी में बहुत कुछ लिखा होता है। यहाँ समझने के बाद फिर पढ़ लेना, ठीक है? आपको नए नोट्स भी एक लेवल पे इशू हो जाएंगे, पर अभी उनका कोई काम नहीं है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस यही सेम चीज, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। लिखते रहो साथ में। received from abroad and paid to abroad। मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपने सिर्फ रेड कलर को दिखना है, रिसीव्ड और पेड को दिखना है, बाकी वर्ड्स कॉमन है। FI received माइनस FI paid। अगर रिसीव्ड में से पेड माइनस कर दें तो क्या होगा? नेट आ जाएगा। अगर हम रिसीव्ड में से पेड माइनस करते क्या आ जाएगा? नेट। क्या आएगा? नेट फैक्टर इनकम ही आएगा। नेट क्या आएगा? नेट फैक्टर इनकम। फ्रॉम अब्रॉड आएगा कि टू आएगा? भाई ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, जो इसमें बोला, आकांक्षा ने बोला। हाँ, आकांक्षा क्या बोला आपने? जो ज्यादा होगा। यस, वेरी गुड। क्योंकि ना हमेशा जब दो चीजों को माइनस करते हैं, जो ज्यादा होता है वही विनर होता है, वही बचता है। जैसे प्लस के 100 में से माइनस के 20 करो एडजस्ट, प्लस के 100 में से माइनस 20 करो, क्या होगा? प्लस के माइनस प्लस, क्योंकि प्लस के 100 ज्यादा थे, ऑब्वियसली है ना। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा था मैंने, फिर भी कोई नहीं दे पाया। अगर प्लस के 100 में से अगर माइनस के 20 को एडजस्ट करेंगे तो एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो 80 बचेंगे वो प्लस के बचेंगे। इसके पीछे के जो मैथमेटिक्स प्रिंसिपल्स हैं उनमें जा सकते हैं हम, ठीक है? पर सबको पता है कि सब प्लस बचेंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब फ्रॉम और नेट में से जो बचेगा वही बचेगा। तो अगर फ्रॉम बचा तो उसका नाम होगा फ्रॉम अब्रॉड। अगर टू बचा टू अब्रॉड। अब वो तो डिपेंड करता है क्या बचता है, पर जो तो कुछ तो बचेगा ही। रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड, जो बचा आप देख लेना, क्योंकि जो रिसीव्ड है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव साइन है हमारा।
और जो पेड है वो नेगेटिव है। तो फाइनल जो बचेगा वो आपके सामने अपने बचेगा, इसलिए इस पर कोई चर्चा है ही नहीं कि सब बचेगा क्या। तुम देख लेना क्या बचेगा। रिसीव ज्यादा है तो रिसीव फ्रॉम अब्रोड, और ठीक है, या टू अब्रोड। पर यहाँ पे एक नोट आता है, अगर ये समझाया जा रहा है पॉइंट तो इतनी इसमें कुछ कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे एक नोट आता है, तो नोट यूज कर लीजिए बेटा। अगर वो वर्ड यूज होता है नेट फैक्टर, अब देखो बार बार लिख सकता ना वर्ड्स NET, मैं NF लिखूंगा, समझ आएगा सबको ना। कुछ एक स्टूडेंट यहाँ नहीं है, वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, NFI, सॉरी फ्रॉम वर्ड लिखता हूं मैं, नेट फैक्टर इनकम, क्योंकि हाईलाइट वर्ड तो ये है ना, फ्रॉम अब्रोड अगर दिया है तो फॉर्मूले में वो प्लस होगा, ऐड होगा। फॉर्मूला कहाँ है वो, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। वो जो हमने ऊपर प्लस किया ना, वो क्यों प्लस किया है, ध्यान देखो। मैंने भी जब लिखा था तो मुझे भी सोचना पड़ा था कि मैं क्या लिखूं, फ्रॉम लिखूं कि टू लिखूं। मैं क्या लिखा है, फ्रॉम। ओबियसली फ्रॉम होता है, ओबियस तो फ्रॉम होता है, वो प्लस ही होता है। बट अगर नेट फैक्टर इनकम क्या दिया हो, टू अब्रोड दिया हो, तो फिर प्लस का साइन नहीं आएगा, फिर किसका आएगा, माइनस। फिर हम लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर यहीं पर प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये समझा रहा हूं मतलब, तो प्लस होगा या माइनस। इस मतलब अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई, अब क्योंकि 10 मिनट पहले नहीं समझ आती थी, तब आप नए थे, अब आप एक्सपीरियंस हो गए हो, तो मैं यहाँ प्लस या माइनस दोनों लिख देता हूँ। ऐसे लिखते ना मैथ्स में, प्लस माइनस। फिर तुम देख लेना, अगर फ्रॉम है तो प्लस, और अगर टू है तो माइनस, क्योंकि तुम निकाल के नहीं देख रहे, तब वो निकाल के दे रहा है, वो खुद निकाल के दे रहा है। तो 120 प्लस होंगे या माइनस होंगे, मेरे पास भी आंसर नहीं है, तुम खुद देख लो, पढ़ना आता है तुम्हें। फ्रॉम है तो प्लस, टू है तो माइनस। लॉजिक नीचे समझा दिया कि फ्रॉम पॉजिटिव फिगर होती है क्योंकि वो मिलता है, और टू नेगेटिव होती है, वो हम देते हैं। लेकिन अगर हमें निकालना पड़े फिर तो दिक्कत ही नहीं। जैसे मैं बोलूं बेटा जो फ्रॉम अब्रोड है, तो मैं आपको ऐसे बोलूं, हमारे पास व्हाइट बोर्ड भी अनलिमिटेड है, तो अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम अगर देता हूं मैं आपको 150, टू अब्रोड 30, तो फाइनल आंसर क्या है बोलो, कौन सा 120 है, फ्रॉम के टू, पॉजिटिव। अगर मैं उल्टा करूं, जो इंडिया में होते हैं, अब इंडिया की किस्मत में यही है। अगर ये होता तो हम वो फॉरनर्स होते जो इस टाइम अमेरिका और इंग्लैंड है, जो कि हम आपको होता है, हम भी फॉरेन कंट्री, यू नो, हम वी आर ऑल्सो फॉरेन कंट्री। अगर अमेरिकन के लिए पूछोगे तो बोलेगा मैं फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ, बोलोगे कौन सी, बोलेंगे इंडिया। वी ऑल्सो अब्रोड, अमेरिका के लिए हम क्या है, अब्रोड है। तो प्राउड फील तो होना चाहिए अपने अंदर, हम भी अब्रोड हैं, हम भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, किसी के लिए तो है। बट हमारा कंट्री इंग्लैंड या अमेरिका जैसा नहीं है, वहां ही होता है 120 प्लस, हमारी इंडिया में उल्टा है। फ्रॉम अब्रोड कितना है, 30, और जो हम उनको देते हैं टू अब्रोड कितना है, हमारे पास आंसर क्या आता है, इसमें माइनस ही करते हैं। इसमें हमारी इंडिया की पोजीशन क्या है, हम कमाते तो बहुत हैं, डोमेस्टिक इनकम तो बहुत होती है, पर सब चली जाती है। जब तुम एक गलत स्टेप लेते हो, आईफोन खरीदते हो, ये तो कई स्टूडेंट ले चुके होंगे, बड़े प्राउडली बोलते हैं सर iOS है, क्या आपकी ऐप है iOS के लिए, मैं बोलता हाँ है। मैं भी गलत स्टेप ले चुका हूँ, मैं भी सैमसंग खरीद लेता हूँ। अब सैमसंग कौन सा, इंडिया है, तो दोनों ही गलत है हम। मेरे हाथ में सैमसंग का फोन है, मैंने भी कंट्री के साथ गलत किया, तो तुम्हारे पास iOS है, तुमने भी गलत किया। हम दोनों के पास, किसी के पास भी टाटा का फोन नहीं है ना, राइट, रिलायंस का फोन नहीं है, इंडियन ब्रांड का नहीं है, इंटेक्स का फोन नहीं है। अब ऐसे फोन हम खरीदते नहीं है, ठीक है। मान लो पैनासोनिक इंडियन कंपनी है तो उसका भी नहीं है।
कोई भी कंपनी, मतलब जो इंडिया कंपनियों को पता है, बजाज इंडिया कंपनी, अगर वो बनाएगी भी मोबाइल को खरीदेगा नहीं तो बजाज बनाता ही नहीं है। वो कहते हो ट्यूबलाइट तक ही ठीक है क्या करना है उससे जाके, फैन तक ठीक है, वो उतना ही ठीक है, मोबाइल फोन नहीं पसंद ही नहीं करते ना हम। सस्ता खरीदना है तो फिर चाइनीज कंपनी बोलते हैं, ओप्पो वीवो ये आते हैं बीच में, सस्ते भी मिल जाते हैं, पर इंडियन नहीं है कहीं भी। मतलब आपकी लिस्ट में कोई भी इंडिया का नाम है तो बताओ, 10,000 का फोन मिल जाएगा पर चाइनीज होगा वो। जबकि आईफोन सैमसंग भी चाइनीज नहीं है, बनते मेड इन चाइना ही है, बट अच्छी कंपनी बना रही है, वो भी अच्छी कंपनीज है, पर जो भी डिफरेंस है वट एवर, लेकिन इंडिया का मेड तो कोई भी नहीं है। मेक इन इंडिया तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा ना। इसलिए हो क्या रहा है, मैं एग्जाम्पल से आपके दिमाग को घुमाने के लिए दिए, एक्चुअल एग्जाम्पल कुछ और है, ये समझ गए ना। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही, उसको बीच में मत लेके आना। यहाँ बात हो रही है फैक्ट्री इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड, फैक्ट्री इनकम पे टू अब्रोड। इंडिया में रिसीव्ड कम होता है और पेड ज्यादा होता है। बट मैंने मोबाइल का एग्जांपल आपको वैसे ही दिया आपके दिमाग में एक चीज सेट करने के लिए, कुछ चीजें अनरियलिस्टिक होती हैं, कोई चीज समझाने के लिए बोली जाती है। अब रियल क्या है सुनो, फैक्ट्री इनकम का नाम आप सबको पता ही है, मुझे पता है फैक्ट्री इनकम क्या होती है, क्या होती है फैक्ट्री इनकम। अगर ये नहीं पता फिर तो पूरा महीना बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, 11 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया था बैच। फैक्टर इनकम क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, विजिलेंस, सैलरी, जिसपे पूरा नेशनल इनकम टिका हुआ है। और जो हमारा फर्स्ट मेथड भी है इनकम मेथड, जिसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात कर चुके, कल भी हम इसी पे बात कर रहे थे। अब डिफरेंस को समझना बेटा, आज भी इसी पे बात कर रहे हैं, क्या फर्क है, कल भी हम इसी पे बात कर रहे थे। कल रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट का नाम क्या बन गया था, ऑपरेटिंग सरप्लस। वेजेस सैलरी का नाम क्या बन गया था। और अगर ये सारी एक कर दे, क्योंकि उसको किसी को पता ही नहीं वो क्या ले रहे, टीचर को पता है स्कूल में सैलरी ले रहे, पर कोचिंग सेंटर वाले को पता नहीं वो आपसे क्या ले रहे। वो बोलता है फीस ले रहा हूँ मैं, बस सैलरी थोड़ी मेरी, क्योंकि मैं रूम भी तो दे रहा हूँ बैठने के लिए, रेंट भी तो दे रहे हो आप मुझे, बिल्डिंग भी तो मैं लगा रहा हूँ पैसा इंटरेस्ट। वो सब बातें जो आपको समझा चुके, कल भी यही बात आई थी, आज भी यही बात हो रही है, दोनों में फर्क है, बस ये बता दो कोई, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या और थोड़ा और इलेबरेट करो इसको, कि सर कल ये सारी बातें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से हो रही थी, आज ये सारी बातें डोमेस्टिक टेरिटरी के, अगर जैसे आपका घर है, घर के पास स्ट्रीट तो पक्का होगी, रोड तो बनी होगी घर के बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि पहले कल हम घर के अंदर की बातें कर रहे थे, घर के अंदर से क्या कमा रहे हैं, पर घर के अंदर का मतलब इंडिया से कमा रहा हूँ ये नहीं बोल रहा मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किया इंडिया, ये तुम्हें सुनता है ना, मैंने बोला ही नहीं इंडिया। तो बच्चे जब बाद में डाउट लेते बोलते सर जो इंडिया से कमा रहे हैं, मैंने क्या बोला, आपने सिखाया ये तो, मैंने नहीं सिखाया, मैंने बोला सिटीजनशिप से कोई लिंक नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी, मेरा पहला पॉइंट ये था 2 लेक्चर पहले का, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया के पॉलिटिकल मैप से बड़ी है, इंडिया के पॉलिटिकल मैप तक की है बस, उसके आगे फिर कुछ और शुरू हो जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी वहां वहां तक है जहां जहां तक हमारे शिप्स, एयरक्राफ्ट या वेसल्स जो भी जाते हैं, जहां जहां तक हम एरिया ऑफ ऑपरेशन हमारा वाटर है वट एवर एयर है, वहां वहां तक है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। अब मैं उसके बाहर की बात कर रहा हूँ, उसके बाहर का जो एरिया है वो है अब्रोड। तो बेटा कल वाली बात ही आज कर रहे हैं, कल जो हमने रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस सैलरी कमाया था वो फैक्ट्री इनकम थी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से। आज जो हम कमा रहे हैं या हम दे रहे हैं किसी को, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। अब इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन एम्बेसी, एक फॉरेन एम्बेसी है बेटा इंडिया में, मान लो कोई भी कंट्री लेते हैं, यूएसए, यूएसए एम्बेसी इंडिया में है। तो यूएसए एम्बेसी इंडिया में होकर भी, क्योंकि इस पर भी डिस्कशन हुई थी हमारी डिटेल में, कुछ बच्चों ने बाद में डाउट्स भी लिए थे, तो मैंने उनको बोला था कि बेटा सपोज ये हमारा इंडिया है और ये यहाँ पर दिल्ली है नॉर्थ में, यहाँ दिल्ली है अब दिल्ली के अंदर यूएसए एम्बेसी है। अब यूएसए एम्बेसी को एक राइट मिल गया, एक्सेप्शनल राइट मिल गया कि तुम इंडिया में 1 साल से ज्यादा रहोगे तो भी तुम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट
तभी तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं हो। इसलिए कुछ स्टूडेंट बोले कि सर दिल्ली इंडिया में है तो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, नहीं। दिल्ली इंडिया में है पर दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी है, पाकिस्तान ज्यादा आपको फील देता है ना, पाकिस्तानी एम्बेसी जो है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी हमारे हुए नहीं तो हम ऐसा उनके लिए याद कर सकते हैं, उनका भी वो फील हमारे लिए काम आ जाएगा। तो पाकिस्तानी एम्बेसी कभी हमारी हुई ही नहीं। पाकिस्तानी एम्बेसी में बैठा एम्बेसडर 5 साल से इंडिया में बैठा है या 10 साल से बैठा है, तो भी हमारा इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। सिटीजनशिप की तो बात ही नहीं हो रही कहीं भी। तो अब पाकिस्तानी एम्बेसी, इमेजिन कर लो दिल्ली गए होगी कभी, दिल्ली के किसी एरिया में पाकिस्तानी एम्बेसी बनी हुई है, अब वहां पे हम लोग जॉब करते हैं, आपको जो मिलेगी आपको अच्छी लगेगी वो जॉब, है ना। पाकिस्तानी एम्बेसी में आपको एज ए MBA रख लिया गया, सैलरी है 30 लाख पर एनम, तो जॉब करोगे नहीं करोगे? क्या अभी बीच में आएगा वो पाकिस्तान? अब नहीं आएगा। जहां पैसा आया था ना वहां कई बार हम कंट्री को भूल जाते हैं। अब आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, वो भी तो भाईजान ही हमारे, है ना, कोई बात नहीं। फिर क्या ले लेते हैं सैलरी 30 लाख जब दे रहे हैं पैसा, फिर आप बोलोगे इंडिया के लिए कमा रहा हूँ मैं, है ना, फिर हम ऐसे इमोशनल होकर बोलेंगे, हम अपने को एग्री कर लेंगे कि पाकिस्तानी एम्बेसी में भी जॉब करनी है। इंडिया का ही स्वीपर वहां पे कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं इंडिया का, सब लोग इंडिया के ही वहां पे, वो बाहर से क्यों लेके आएंगे? पाकिस्तानी एम्बेसी में कौन आएगा पाकिस्तान से एम्बेसडर? 2-4 लोग उसके और कॉन्फिडेंशियल, जिनको उनके मेंबर्स बोलते हैं, बस। एम्बेसडर या उसकी टीम पाकिस्तान से आएंगे और इंडिया में रहेंगे सालों साल, पर उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, अंदर अकाउंटेंट, पियून, रिसेप्शनिस्ट, जितने भी लोग होंगे, है ना, अकाउंटेंट, CA, MBA, लॉयर, वो सारे कौन होंगे? इंडिया के होंगे। क्या एग्जाम्पल सेट होगी दिमाग में? क्योंकि इसके बिना ये टॉपिक समझ आता ही नहीं है। बुक से तो मर्जी पढ़ लूँ, मैं पढ़ पढ़ के ट्रांसलेट करता रहूँ, समझ नहीं आएगा। अब समझ आ जाएगा। अब आप सपोज यहाँ बैठे हो, अब मैं आपको मान लेता हूँ कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो पाकिस्तानी एम्बेसी में, यहाँ पे तुम जॉब कर रहे हो एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो, और तुम्हारी सैलरी है 5 लाख रुपीज पर एनम, तुम्हें 5 लाख मिल रहे हैं, तो बस इसको बोलेंगे, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये रहा, वेजेस सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। अब तो एक ही बात है, रिसीव्ड फ्रॉम पाकिस्तानी एम्बेसी या फ्रॉम अब्रोड, वन एंड सेम थिंग। अब किसी का दिमाग खराब हो गया है कि इंडिया के अंदर दिल्ली है, दिल्ली में वो है, दिल्ली इंडिया है, ये सब बातें हो नहीं रही। डोमेस्टिक टेरिटरी दिल्ली है, पर दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो एक्सेप्शनल पॉइंट है, वो इंडिया के अंदर होते हुए भी कभी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं हो पाएगी, इसलिए एम्बेसी हाउस कभी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन पाएगा। तो जिसको भी नॉर्मल रेजिडेंट बनना है उसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल डाल दूं आप यहाँ पे, यही दिल्ली है, यहाँ पर एक बैंक है, एबियन एम्ब्रो बैंक, एबियन बोल देता हूँ, एबियन बैंक है, ये एक अमेरिकन बैंक है, मान लो एबियन बैंक अमेरिकन बैंक है ये भी दिल्ली में उसकी ब्रांच, ये लोग भी पैसा कमाने आए इंडिया से, और ये इसको बने हुए इंडिया में 15 साल हो चुके हैं। अब बताओ ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं? बोलो पार्ट है या नहीं? फॉरेन का बैंक, फॉरेन का बैंक इंडिया में है, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? यस बोलना था यहाँ पे, आपका फर्स्ट टाइम है तो इसलिए यस नो जो मर्जी बोल दो। आप समझो इसको, मजा तो अभी है, तुम यस बोलो फिर मैं बोलो नो, फिर सिखाया जाएगा। ये इंडिया में 1 साल या उससे ज्यादा रहेगा, जब 1 ईयर या उससे प्लस जब इंडिया में रहेगा, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका कौन सा इंटरेस्ट इंडिया में डेवलप हो जाएगा, वो तो हो गया होगा, जब कोई ब्रांच इंडिया में खोलेगा तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है। इसके शेयर होल्डर कह लो, इसके अकाउंट होल्डर कह लो, लोन जिसको दिए इसने, क्रेडिट कार्ड्स बनाए हैं, वो सब किसके हैं? इंडिया के लोग हैं, इंडिया से कमाने आए ना ये लोग। अब बेटा इसको कोई एक्सेप्शनल राइट नहीं है, ये कोई एम्बेसडर थोड़ी है, एक आम कंपनी है। तो कोई आम कंपनी हो अगर, कोई आम बैंक हो अगर, तो वो 1 साल के बाद क्या बन जाएगा? इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी।
एक्सेप्शनल राइट कुछ एक लोगों को मिले हुए हैं और वो हम कर चुके हैं। मैंने अभी बुक का पीडीएफ आपको रीड करने को बोला था और अभी हम नोट्स भी आपको दे देंगे, तो वहां दोनों में ये लिखा होगा कि कौन कौन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो फॉरेन एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन कोई फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन बैंक जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में आया है, वो 1 साल रहने के बाद क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक। अब वहां से जो जॉब जो, चलो तुम यहाँ भी जॉब कर रहे हो, दूसरा स्टूडेंट हमारा यहाँ जॉब कर रहा है, इसको भी 5 लाख मिल रहा है यहाँ से, पर दोनों में फर्क है बेटा। जो आपको फॉरेन के बैंक से 5 लाख मिल रहे हैं, वो 5 लाख यहाँ काउंट होंगे, यहाँ पर ये 5 लाख यहाँ काउंट होंगे, ये आपकी सीओई का पार्ट बन जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस सैलरी इन कैश इन काइंड, क्योंकि तुम उस बैंक से ले रहे हो जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तीसरा एग्जांपल, अब आपका एक फ्रेंड हो रहा है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करे दिल्ली में। अब ये तो कोई क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, अब पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले ही क्या है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, वो तो पैदा इंडिया में हुआ था, वो तो इंडिया ही है, वहां से भी 5 लाख सैलरी मिलती है, वो भी यहाँ आएगी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का ही है वो दिल्ली में है, या दुबई का बैंक इंडिया में है दिल्ली में, या दुबई की कोई कंपनी, सिंगापुर की कोई कंपनी इंडिया में आकर अपनी ब्रांच खोलती है। जैसे जितनी भी कारें बनती हैं इंडिया में फॉरेन कंपनीज की डीलरशिप है, मर्सिडीज इंडियन ब्रांड थोड़ी है, कब से इंडिया में शुरू से है, बहुत देर से है। तो ये इंडिया में रहकर क्या हो चुका, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। 1 साल के बाद ही हो गया था, अब तो बहुत साल हो गए इसको। यू कांट से सर आपने बताया BMW, अब तो बहुत से नए ब्रांड आ गए, उस कारण से ये वाले ब्रांड की तो बात नहीं होती। अब बहुत से फॉरेन के ब्रांड इंडिया में आ गए, तुम्हें दिल्ली में मुंबई में तो हर कार मिलेगी, 2 करोड़ की कार भी मिलेगी, 5 करोड़ की कार भी मिलेगी, वो सारे ब्रांड इंडिया में आ गए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया, इंडियंस के पास पैसा आ गया और लोग इंटरेस्टेड भी हो गए हैं, क्योंकि ये जनरेशन चेंज होगी ना। जो हमारे वो ग्रैंडफादर वाली जनरेशन थी, वो बस 5-10 लाख तक ही सोचते थे, पैसा होते हुए भी खर्च नहीं करते थे। आप जो जनरेशन हो, आप कमाते ही बड़ी गाड़ी के लिए हो, वो कमाते थे जोड़ने के लिए, आप किसे कमाते हो, आपके ड्रीम्स क्या हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, घूमना फिरना, होटल, बड़े कंपनी से जॉब करना, ड्रीम्स बड़े हैं आपके, तो आप पैसा कमाओगे कम, खर्च ज्यादा करोगे, गाड़ी लेने की औकात होगी नहीं, हैसियत होगी नहीं, फिर भी लोन पे लेंगे, जबकि हमारे ग्रैंडफादर ने ऐसा कभी नहीं किया, फादर ने शायद ऐसा नहीं किया, हम लोग कर रहे हैं या आप लोग करने वाले, ठीक है। मैं और आप अब की जनरेशन होगी, अब हम ये कर रहे हैं, मैंने खरीद ली गाड़ी लोन पे और आप तो पक्का लोगे, आपके ड्रीम्स ही वो सब चीजें हैं, मटेरियलिस्ट को आप तो इसलिए आप जो भी कंपनी में जॉब करोगे जो इंडिया में होगी, वो इंडिया की क्या होगी, नॉर्मल रेजिडेंट। एक्सेप्शनल राइट सिर्फ किसके पास है, एम्बेसी के पास। तो अगर ये पॉइंट आ जाए यूएसए एम्बेसी में जॉब करते हो, तो मानना यूएसए में ही करते हो, तो यूएसए एम्बेसी इंडिया में आकर भी क्या है, इंडिया का NRI अब्रोड। तो एक तो वो वाला पॉइंट कवर कर दिया आज मैंने, जो थ्योरी में आएगा बहुत बार, कि क्या चीज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है और क्या नहीं है। दूसरा हमारा न्यूमेरिकल जब आएगा उसमें भी ये पॉइंट आएगा कि रेंट अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से है तो वो यहाँ काउंट हो गया, अगर वो रेंट, वो इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी कहाँ से है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से है, तो यहाँ आ गया रिसीव फ्रॉम अब्रोड। कौन सा यहाँ सेट हो गया, अब मैं फास्ट हो जाता हूँ। मैंने सैलरी का एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे कारपेंटर बन गए, अब मैं सब कुछ किसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूएसए एम्बेसी का। और यूएसए एम्बेसी को कुछ बनाना था टेबल, तो कारपेंटर कहाँ से बुलाएंगे, पाकिस्तान से या इंडिया से, दिल्ली से ही, मतलब वो साथ में कोई नेबर होगा, कोई आसपास में कोई कारपेंटर बैठा होगा, उसको बुला लेंगे, आजा भाई टेबल बना दे एक, तो उसको क्या मिलेंगी, वेजेस। अब अगर अब हम थोड़ा सा इंडिया से बाहर निकलते हैं, सिंगापुर में आ जाते हैं, सिंगापुर की कंपनी के क्या खरीद लिए, शेयर्स, वो उससे क्या मिलेगा हमें, डिविडेंड, क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सिंगापुर के किसी बंदे को क्या दे दिया, लोन, वहां से क्या आ गया। अब सिंगापुर की किसी एम्बेसडर को, और फिर मैं एम्बेसडर पे आ गया, उन्हें यहाँ रहने के लिए घर चाहिए था। अब जब एम्बेसडर एम्बेसी में थोड़ी सोएगा, वहां थोड़ी रहेगा, रहने के लिए उसको क्या चाहिए, फ्लैट, बंगलो, कुछ तो चाहिए, अच्छी सैलरी होती है उन लोगों की, बड़े बड़े 2-2 कनाल के घर मिलते हैं उनको, तो क्या पाकिस्तान से उठा के लाएंगे, कहाँ से रेंट पे लेंगे, खरीदेंगे भी नहीं, उनको पता है 5 साल के लिए डेपुटेशन पे हैं, 5 साल बाद कोई और एम्बेसडर आ जाएगा,
तो वो 4-5 साल जब इंडिया में रहेगा, 10 साल जब इंडिया में रहेगा, एक्चुअल टर्म तो मुझे पता नहीं कितने साल रहते हैं, जब तक वो रहेंगे, ये कोई 1% रहता है, जब तक वो रेंट पे रहेंगे, तो इंडिया के किसी बंदे का घर किस पे लेंगे, किराए पे लेंगे। तो जो रेंट मिल रहा है हमें, वो किससे मिल रहा है, फॉरेन एम्बेसी से। तो फॉरेन एम्बेसी कौन है, इंडिया में रहते हुए भी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, एब्रोड। तो ये मिल गया पॉइंट्स। ये चारों चीजें हमें कहाँ से आ रही हैं, एब्रोड से। कुछ चीजें इंडिया में रहकर भी आ रही हैं, पर क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एब्रोड है, वो एक आधा पॉइंट है। मैं आपको एम्बेसी का एग्जाम्पल दे पा रहा हूँ बार बार, ज्यादा पॉइंट्स मेरे पास है ही नहीं। हाँ, बाकी पूरी पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के शेयर्स खरीद लो, पूरी दुनिया के लोगों को रेंट पे दे दो, अगर वो हमारी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो उस रेंट का क्या नाम आ जाएगा, क्या बोला जाएगा उस रेंट को, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड। लेकिन यही हमारा अमेरिकन बैंक है, एबीएन बैंक है। एबीएन बैंक के मैनेजर को भी, ये भी अमेरिका से आया है, उसको भी रहने के लिए घर चाहिए दिल्ली में। अब ये जो आपको रेंट देगा वो यही है, क्योंकि एबीएन बैंक का मैनेजर इंडिया में एक साल रहने के बाद क्या बन जाएगा, और एबीएन बैंक क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो दोनों कॉन्सेप्ट जुड़ गए ना, कि जो फर्म है, कंपनी है, वो बन जाएगी डोमेस्टिक टेरिटरी, और उसके अंदर जो बंदा है वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। ये तो अम्बेसी का ही पॉइंट एक्सेप्शनल है ना, अम्बेसी हमारी बन पाई ना एम्बेसडर। अम्बेसी भी क्या है, अब्रोड, और उसके अंदर एम्बेसडर जो उसका मैनेजर माना जाता है, उसका मैनेजर कौन है, एम्बेसडर, वो भी क्या है, अब्रोड है। तो ये दोनों हमारे नहीं है। क्लियर। तो बस कॉन्सेप्ट इतना ही है, थ्योरी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब हमारे पास दो तरह की इनकम्स हैं, एक डोमेस्टिक इनकम, एक इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में, ये सब वर्ड्स हमने समझ लिए 1 घंटे में ना, 1 आवर में अगर समझ लिए, तो ये जब लिखे लिखे हुए सामने आएंगे तो हमें मुश्किल लगेंगे। तो रेंट फ्रॉम अब्रोड किसका पार्ट है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। रेंट फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी किसका पार्ट है, नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर, क्लियर हो गया। बस अब ये जो नॉलेज है अपने बैकएंड पे रख लेना बस। जैसे आज मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल कौन समझाया, वो नॉलेज थी बैकएंड पे, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्रंट फुट पे, तब वो नॉलेज यूज होगी बस। तो इसलिए यहाँ पर अब मैं इस सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। फाइनली आपके पास क्या बचेगा, अब फाइनली क्या बचा भाई बोलो, जो तुम्हें लिखना है, याद करना है, क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टरी, बोलो मेरे साथ, फैक्टरी इनकम पेड टू अब्रॉड। ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ये तो मेरा लेक्चर तो ओवर हो चुका है। फैक्टरी इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड पेड टू अब्रॉड, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका नाम क्या है, नेट। अगर नेट दिया हो तो बस देख लेना, फ्रॉम है तो प्लस होगा, टू है तो माइनस, निकालना पड़े फिर तो दिक्कत नहीं। फिर तो कोई बच्चा भी होगा ना 120 माइनस 50 ऐसे बोल देगा, बता देगा प्लस है या माइनस है, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। एक और नोट डाल लीजिए, मैं जब ये प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ, सामने वाली फिगर माइनस में है या प्लस में है वो ध्यान मत देना, या मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे बेटा 700 में से माइनस करो, देखता हूँ कौन आंसर देता है सही, माइनस करो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बताओ आंसर कितना आएगा, 580। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पहले बताओ प्लस के माइनस, और डी माइनस में हो गया वो, आंसर कितना आएगा, आप देखो बोल नहीं पाए, आप यहाँ कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। तो आपको मैथ्स का एक फंडा सिखा दूं, आता था शायद आपको, प्लस माइनस माइनस होता है या मैंने सिखाया आज, एक बिग अचीवमेंट टूडेज क्लास, टॉपिक रीनेम कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, ये सिखाया गया। तो बस फिर ठीक है बेटा, करो ना फिर। अगर मैं प्लस कर रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से ठीक हूँ, पॉजिटिव हूँ कि फ्रॉम अब्रॉड है, तो मैं क्या करूँगा फॉर्मूले में प्लस, पर सामने से एग्जामिनर जिद्दी है, वो मुझे -120 दे रहा है, तो मैं क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है ये, उसकी मिस्टेक है। जबकि फ्रॉम अब्रॉड तो हमेशा पॉजिटिव फिगर होती है, पर अगर वो बोलते कि मेरे से बड़ा कौन है, फिर जब मैं -120 बोल रहा हूँ तो तुम -120 को प्लस करो। और ये मैथ्स आपको सिखा चुके हैं कि -120 को जो प्लस किया जाता है, अल्टीमेट वो क्या रहते हैं, माइनस।
इस बात को सुनने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको आता है, बस बिलीव करना। हमने इस पे काम करना है बस। 120 पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें निकाल के दिए गए, क्योंकि आप फॉर्मूले का क्या लगा है, नेट। मैं फिर बोल देता हूँ ये बात, नेट फैक्टर, बस नेट वर्ड देखते ही फेस पे स्माइल आनी चाहिए आपके। नेट फैक्टर इनकम अगर फ्रॉम है तो फॉर्मूले में क्या होगा, अगर टू है सामने 120 है या -120 है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जामिनर की प्रॉब्लम है। अगर वो 120 पॉजिटिव देगा तो वो कुछ आपको ये बोल रहा है कि 120 को प्लस कर दो, तो 120 प्लस हो जाएंगे, या वो क्या बोल रहे हैं 120 को क्या कर दो माइनस, और बोल रहे हैं नहीं -120, तो बोल रहे हैं -120 को प्लस कर दो तो माइनस ही होंगे, और बोलेगा नहीं -120 को माइनस करो, ये तो लिख लो फिर, ये माइनस का याद रखो, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पहले से आता था। तो खैर ये न्यूमेरिकल बातें हैं, न्यूमेरिकल हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पूरी +2 के स्टूडेंट से पूछोगे ना आप, अगर क्लासमेट से या किसी और से, किसी और स्कूल के, बोलेंगे नेशनल का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे लिए। आप लोगों की प्रॉब्लम तो ही नहीं, हम तो बिना पढ़े एग्जाम में जाते हैं। एक बार ऐसा सीख लो, पूरा साल आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ढंग से सीखो। क्यों? क्योंकि हम एक एक टॉपिक पे एक एक क्लास लगा रहे हैं। तो आज की क्लास का रीनेम क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हमने थ्योरेटिकली भी समझ लिया और न्यूमेरिकली भी। अगर निकाल के दी है तो नेट लगा होगा, प्लस माइनस किससे डिसाइड करेंगे, फ्रॉम या टू से। फिगर की तरफ ध्यान नहीं देना, 120 माइनस है कि प्लस है। अगर मुझे निकालना पड़ा तो फिर तो फॉर्मूला बन गया, फ्रॉम माइनस पेड, फ्रॉम माइनस पेड, जो आंसर आया वो आपका आंसर है। तब तो प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस, इसलिए आपको कभी निकालना पड़ेगा नहीं। कॉन्सेप्ट ही है कि निकाल के दिया जाए। एक्सेप्शनली कभी होता है कि कोई निकालना पड़े, सीओई निकालना नहीं पड़ेगा, दिया ही जाएगा। एक्सेप्शनली उसके कंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये आपके न्यूमेरिकल्स आपके सामने आ जाएंगे, आज भी बुक से तुम कर सकते हो स्टार्ट इनकम मेथड। इतना क्लियर हो गया? इस टॉपिक पे टाइम क्यों लगाया गया, क्योंकि तीनों मेथड्स में कॉमन है ये। अब मैं किसी और मेथड में इसको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हर मेथड का लास्ट स्टेप क्या है, एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो 4 तरह की है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी। जैसे हमें उनसे मिलती है वैसे हम भी उनको देते हैं। जैसे मैंने वैसे बताया नहीं कैसे दे, मैं दिखा देता हूँ आपको। हम भी उनको पे करते हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी यूएसए में भी होगी, पाकिस्तान के अंदर भी क्या होगी, इंडियन एम्बेसी होगी, वहां इंडियन एम्बेसडर होगा। तो आप ऐसे बोलो, इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में 2 4 5 साल रहने के बाद भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। अब पाकिस्तान के अंदर मान लो, अभी छोटा सा बनाते हैं इसको, ये हमारा क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। ये जो हमारे अंदर फील होता है ना, ये काम आता है, ये मेमोरी के वर्ड्स हैं। अब क्योंकि मैंने मेमोरी पे बहुत बड़ी रिसर्च की हुई है, तो वहाँ जब हम कोर्स करते थे, मेमोरी का बुक्स पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, तो हमें बताया था कि जो आपके इमोशंस हैं उन्हें तुम यूज कर सकते हो चीज़ों को याद करने में। तो मैंने बहुत सी चीज़ें याद की हैं, जैसे मैंने आपको प्लस में बताया था, मैंने 10,000 ईयर का कैलेंडर मैंने याद कर लिया था 2 घंटे में। वहाँ कुछ वैल्यूज थी जो याद करनी थी हमें, तो फिर हमारा वर्ड रिकॉर्ड बनते बनते रह गया, क्योंकि ऑलरेडी कोई कर चुका था इसको। मैंने 1 आवर में किया, उसने आई थिंक 55 मिनट्स में किया था उसको। तो अब वहां पर हमने इमोशंस भी यूज किए अपने। तो ये हमारा सेंटिमेंटल्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया को हम बड़ा देखते हैं, पाकिस्तान को छोटा सा। अब छोटे से पाकिस्तान में, मैप में भी छोटा सा ही है इंडिया के सामने, क्योंकि ये पार्ट ही हमारा इंडिया का। तो उसमें एक छोटा सा क्या है, इंडियन एम्बेसी है, वहां इंडियन एम्बेसडर रहते हैं। अकेला ही वही गया होगा या 2 4 लोग गए होंगे। अब वहां स्वीपर कौन है, अकाउंटेंट कौन है, एमबीए कौन है, पाकिस्तान। अब इंडिया सैलरी देते हैं उनको, अब उनकी सैलरी इंडिया से जाती है, तो हो जाएगा सैलरी पे टू अब्रॉड। ऐसे अब वो एम्बेसडर एम्बेसी हाउस से निकल के घर जाता, घर में जाएगा, तो घर कहाँ है, पाकिस्तान में, तो रेंट देना पड़ता है हमें। एम्बेसडर जिस घर में रहेगा वहां प्रॉपर्टी खरीद तो पाएगा नहीं, वो ना खरीदेगा कभी, वो तो जॉब करने आया है, तो वो रेंट देगा, तो रेंट पे टू अब्रॉड। सी पाकिस्तान के लोग भी हमारे इंडिया के शेयर खरीदते हैं। टाटा कंपनी के शेयर खरीदना क्या अलाउड नहीं पाकिस्तान को,
पाकिस्तान इन्वेस्टर्स बहुत हैं जो इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, तो एमआरएफ, बहुत सी कंपनीज, तो उनको क्या जाता है वहाँ, डिविडेंड। हम उन लोगों से लोन भी लेते हैं तो उनको क्या जाता है, इंटरेस्ट। तो ऐसे चलता रहता है। ये चार चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, इंडिया को मिलती भी हैं और इंडिया से इसका नेट बस वो लेना है, प्योर कर देने। चाय के कप में से चाय जाएगी, फिर इतना डाला था जो वो तो नहीं जाता ना, हम क्या कर देते हैं उसको प्योर कर देते हैं। तो इसलिए वो नेट आएगा, बस इस नेट को उठा के प्लस करना है या माइनस करना है। और ये लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि हम हर मेथड में क्या सीखेंगे, क्या निकालना सीखेंगे, डोमेस्टिक इनकम। क्या सीखेंगे, वो निकालने का फंडा हर मेथड का अलग है, आगे का स्टेप्स सेम है। तो आज हमारा हो गया, तो हम कल को रिपीट नहीं करने वाले। अब आपने बस उठा के ऐड करना है, थ्योरी में पढ़ोगे तो भी आपको 100% समझ आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया इतना सबको, जो लिखना रह गया पेंडिंग तो लिख लीजिए, बाद में जब पिक्चर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे। अब इसकी पिक्चर कर देंगे। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। आज हमें दो चीज़ सीखनी थी, ठीक है। तो जब मैं क्लास में एंटर करता हूँ तो एक रीजन होता है कि आज क्या सिखाना है ना। जब मैं ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट्स का, तो उसमें ये सोच रहा था कि क्या पढ़ाना है, फिर माइंड सेट हो जाता है कि कैसे पढ़ाना है ना। तो दो टॉपिक है आज के। पहला टॉपिक है नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको बातों बातों में। याद है, एक स्टूडेंट की शूज की कंपनी थी, याद है। अब लेक्चर पेंडिंग है तो अलग बात है, बैकलॉग में जियोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। +2 में बैकलॉग मत रखना अपना, पेंडिंग लेक्चर मत रखना, होमवर्क पेंडिंग मत रखना, फिर कोई दुनिया में आपको बचा नहीं सकता। ट्यूशन रखने के बाद भी आपका रिजल्ट बड़ा बेकार आएगा। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड क्या है, शू कंपनी का एग्जाम्पल है। मैं शुरू कर देता हूँ। मुझे स्टूडेंट ने बोला था कि सर जब हम, मैं वो एग्जाम्पल वैसे यहाँ की थी, बट अब सुना चुके हैं पहले आपको तो मज़ा नहीं आएगा दोबारा सुनने में, मैं सीधा उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो एक शूज़ कंपनी में शूज़ बने, तो शूज़ बने 2000 के, कितने के बने, 2000। ठीक है, अमाउंट चेंज हो जाएंगे और मुझे याद नहीं उस दिन क्या माना था मैंने। तो मान लो शूज़ 2000 के बने, ठीक है। ये है आउटपुट वैल्यू, क्या है। जब आप थ्योरी में जाओगे, मैं थ्योरी पढ़ने से आपको रोका हुआ अभी, उसके बाद जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको देखोगे आउटपुट का मीनिंग क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली आज हमें एक नई बात सीखनी है बेटा। 3 तरह के सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर। आपको ये सब कुछ मुझे कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने बहुत साल पहले एक बार समझा था, बस ये बुक्स में से, खुद के नोट्स में से, हर चीज को एक बार समझ लिया, बस फिर उसके बाद याद रहते हैं। दोबारा पढ़ाने से तो बस वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपको भी बहुत ध्यान से सुनना है। अगले 20 मिनट्स, 20 मिनट हमारे पास है, अगले 20 मिनट सिर्फ आपको प्रोडक्ट मेथड के बारे में ही जानना है, ठीक है। आउटपुट में जब हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड में 3 तरह के सेक्टर्स आते हैं। पहला सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर, जो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हो तो आप अपनी कॉपीज पे लिखते रहना साथ साथ में, कुछ लिखना रह जाए तो कोई बात नहीं, बाद में पिक शेयर हो जाएगी। पहला सेक्टर कौन सा है, कौन है प्राइमरी सेक्टर बेटा, जो हमारी कंट्री को क्या देता है। कोई एग्जांपल है किसी के पास, फॉर एग्जांपल सेक्टर बोलो बेटा, वीट नहीं, कौन सा सेक्टर जो हमें वीट देता है। हाँ, एग्रीकल्चर, फार्मर्स, ये तो एक हो गया। और माइंस दूसरा हो गया। एग्रीकल्चर नंबर 1, माइंस, माइंस इंडस्ट्री आपको पता बहुत बड़ी है, हो गया नंबर 2, क्योंकि माइंस में से निकल रहा है बहुत कुछ। थर्ड, थर्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में से बहुत कुछ निकल रहा है। एग्रीकल्चर अलग है, फॉरेस्ट अलग है। फॉरेस्ट में से कई चीजें निकाली जा रही हैं, ट्रीज काट कट के आ रहे हैं ना फॉरेस्ट में, आपके घर में डोर्स बन रहे हैं वो ट्री कट कट के आ रहे हैं। फोर्थ, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग से डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं रोज जो तुम्हारे घर में पहुंचते हैं, वो सब चीजें।
तो ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं। फिशिंग भी एक सेक्टर हो सकता है, ठीक है, मीट इंडस्ट्री भी एक सेक्टर है। अब जो तुम्हें KFC पे मिलेगा नॉन वेज कुछ भी, उसको वो थोड़ी पकड़ पकड़ के मार रही है उनको, KFC में थोड़ी किचन में ये काम हो रहा है, उनके पास सब तैयार आता है, आपको बस ऑर्डर करने कि ये ऑर्डर कर दो। तो अगर आप जो भी ऑर्डर करोगे उनके पास वो रॉ मटेरियल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मीट मार्केट से। चंडीगढ़ में सेक्टर 21 में है मीट मार्केट, वहाँ ये सब काम हो रहा है, वहाँ तुम जा भी नहीं सकते, मतलब तुम जा भी नहीं पाओगे जिस तरह से वहाँ पे हो रही है चीज़ें, आप देख भी नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी नॉन वेजिटेरियन लोग बड़े आराम से खा रहे हैं, उनको बड़े मज़े से खा रहे हैं, पर मेरा वो भी एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो खाओ, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है। प्राइमरी सेक्टर वो है जो हमें सब दे रहा है। अगर किसी को नॉन वेज खाना है, किसी रेस्टोरेंट होटल में खाना है या घर पे खाना है, तो आप वो काम नहीं कर सकते, वो जो लोग करते हैं वो वही कर सकते हैं। वो आपको एक वो पार्ट निकाल के दे देंगे कि जाओ रोस्ट करो और खा लो। तो वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। हर रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? एक प्राइमरी इंडस्ट्री। आप कॉटन की टी शर्ट बैठ के जो इसमें आपने वियर की हुई है, ये कॉटन इंडस्ट्री है, पर कॉटन इंडस्ट्री को कॉटन कौन देता है? फार्मर। तो मैं फार्मर की बात कर रहा हूँ, मैं कॉटन फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा। तो प्राइमरी सेक्टर इज ऑलवेज ए अलाइड सेक्टर। अलाइड सेक्टर का मीनिंग होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अब थ्योरी में जब पढ़ोगे ये लिखा होगा, प्राइमरी सेक्टर इज इन्वॉल्व इन द नेचुरल एक्टिविटीज, अलाइड एक्टिविटीज इन विच दे एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल एज वही फार्मर्स, वो सब एग्जाम किसके लिए करते हैं वो ये सब काम। मीट मार्केट में जो मीट है, डेयरी फार्मिंग में जो मिल्क है, वो किसके लिए है? हाँ, फार्मर जो वीट बना रहे हैं, कॉटन बना रहे हैं, वो किसके लिए? सेकेंडरी सेक्टर। जो सेक्टर कौन सा है? सेकेंडरी, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्रीज। अब हर चीज फैक्ट्री में जाती है। वीट बना, फैक्ट्री या फ्लोर मिल, वहां गया, पिस गया, फ्लोर बन गया। कॉटन, ये सब कुछ आगे आएंगे हमारे थ्योरी में। कॉटन फार्मर ने बनाई एज ए कॉटन फ्लावर। कॉटन फ्लावर वो खेतों में से, फार्म हाउस में से निकाल के उन्होंने तोड़ के किसको दे दिया? कॉटन फैक्ट्री को। उन्होंने उसकी कॉटन बना दी। उनका काम है कॉटन फ्लावर को किस बनाना? तो कॉटन मिल क्या बोलते हैं? तो कॉटन मिल क्या है? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी को एक नहीं है, फार्मर एक था। कॉटन चाहिए आपको या कॉटन का टी शर्ट चाहिए? ये तो नहीं कॉटन ले आओगे टी शर्ट खुद बनाओगे, नहीं बनेगी, आपको आती नहीं, मशीन नहीं आपके पास। तो कॉटन फैक्ट्री से जो कॉटन निकलती है उससे स्पिन बनता है, धागा, कॉटन का धागा। जैसे रेमंड, तो रेमंड ये करते हैं, तो रेमंड क्या करते हैं? उस फाइन कॉटन का क्या बनाता है? स्पिन, धागा। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, स्पिनिंग मिल। स्पिनिंग मिल होती है, वो क्या बनाती है? धागा। फिर रेमंड आते हैं। फिर क्या उस धागे को खरीद के तुम बना लोगे टी शर्ट? तुम्हें वो भी नहीं आता, तुम्हें उसे पहनना आता है, तुम्हें वो कुछ नहीं आता काम। अब वो स्पिन का जितना अच्छा स्पिन होगा उतनी अच्छी क्लॉथ बनेगा। फिर आती है क्लॉथ इंडस्ट्री, रेमंड कंपनी। रेमंड कंपनी बनाते हैं कपड़ा, क्लॉथ, फैब्रिक। तो वो उन्होंने बना दिया फैब्रिक, अभी भी फैक्ट्रीज चल रही हैं। अब रेमंड से क्लॉथ खरीद के क्या कौन खरीदेगा? टेलरिंग डिपार्टमेंट, है ना। जैसे ब्रांड्स हो गए कि सर आपने शर्ट कौन से ब्रांड की पहनी हुई है, मेरे वो उसमें ब्रांड टैग होगा ना, एक वो ब्रांड होगा एक। उसने क्या किया? उसने रेमंड से क्या खरीदा? क्लॉथ, उसकी क्या बना दी? टी शर्ट या शर्ट। तो वो होगी शर्टिंग इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मिल्स क्या होगी? टेक्सटाइल मिल्स। तो रेमंड भी खुद ये काम करता है, वो कपड़ा बनाता है और उसकी शर्ट्स बनाता है, तो रेमंड टेक्सटाइल बन जाता है। अदरवाइज उसका मेन काम है फैब्रिक बनाना। तुम वहां से सूट का कपड़ा ले आओ और फिर एक कोट पैंट बना लो, वो टेलरिंग डिपार्टमेंट है। कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज में लगी हुई हैं, आपको हर ब्रांड का एक मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आपके लिए शर्ट, ट्राउजर्स, कोट पैंट बना के रखते हैं, बस जाओ खरीदो, रेडीमेड है, बस वहाँ पे खत्म हो गया। अब तो कोट पैंट खरीद लिया, अब तो पहनना ही है ना। पहनने के लिए हम लोग हो गए, हम कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर, जो इनमें से कोई काम नहीं कर सकता, सिर्फ हमें खाना आता है या पहनना आता है, वी आर द हाउस होल्ड्स। तो प्राइमरी सेक्टर है जो रॉ मटेरियल निकालता है इकोनॉमी में, और वो किसको देता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी की बहुत सी एग्जांपल्स है, तो मैंने फास्ट टैग पे बोल देता हूँ। कॉटन मिल से कॉटन,
स्पिन मिल से स्पिन, और क्लॉथ इंडस्ट्री से क्लॉथ, और टेलरिंग इंडस्ट्री से शर्ट्स। फिर शर्ट आपके घर में, उसके बाद फिर रिटेलिंग शुरू हो जाती है। उस शर्ट को वहां से उठा के दिल्ली लेके आना, वो रिटेलिंग होगी। वो सिर्फ क्या हो रहे हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड हो रहे हैं। वो है सर्विस इंडस्ट्री। क्या है? अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, पर शर्ट सीधा आपके घर तक पहुंच गया, ऐसे मान लेते हैं। ये हो गया सेकेंडरी डिपार्टमेंट। अब है थर्ड, यस, टर्सरी डिपार्टमेंट। ये क्या होता है? टर्सरी क्या होते हैं? जो सर्विस देते हैं, टर्सरी डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसका काम है सर्विस देना, टर्सरी डिपार्टमेंट। ये कौन है? कौन है ये लोग? जो सिर्फ क्या देते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, थर्ड टर्सरी। ये तीन डिपार्टमेंट्स हैं जो, सॉरी, तीन प्रोड्यूसर्स हैं जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आईटी डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग, ये सब लोग हैं जिनका काम है सिर्फ क्या देना? सर्विस। ये इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में। गांव से ट्रक चल के सिटी में पहुंचा, फैक्ट्री में पहुंचा, तो ट्रक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। इनका काम है फार्मर से कॉटन फ्लावर उठा के कहां पहुंचना? कॉटन मिल में। तो ये सिर्फ एक टर्सरी डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है। इसका काम है सर्विस देना। अब उसके लिए लोन चाहिए तो कौन है? बैंक। ट्रक की सेफ्टी चाहिए, गोडाउन की सेफ्टी चाहिए तो इंश्योरेंस है। आपस में बातें करनी है, एयरटेल है, वोडाफोन है, वीआई है, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, इंटरनेट है, आईटी हो गया। इस तरह से ये सब लोग इनकी हेल्प करते हैं। और वो लोग, सब लोग जो शर्ट्स बनी हुई उठाते हैं दिल्ली से और सेक्टर 22 में बेचते हैं, वो भी क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट। क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते, उनका काम क्या है? उठाना और बेचना। हो सकता है आपके घर के आगे रोज एक पर्सन आता हो ब्रेड बेचने, ब्रेड, वेयर का मिल्क आता है शायद कोई, तो वो कौन है? ट्रस्टी। उसका काम है वेरका से ब्रेड उठाना, अमूल से बटर उठाना, मिल्क उठाना और आपके घर तक पहुंचाना। उसमें वो शायद बेचारा 1 रुपया 2 रुपये कमा रहा है एक पैकेट के पीछे। वो कौन सा डिपार्टमेंट है? ट्रस्टी डिपार्टमेंट। ब्रिटानिया की बिस्किट एक डिपार्टमेंटल स्टोर बेच रहे, बना नहीं रहा, तो उसका काम है आप तक पहुंचाना। वियर का बूथ जो पार्क के अंदर बना हुआ है, उसका काम वही है, वो बनाता कुछ नहीं है। तो इस तरह से तीन तरह के लोग जुड़े हुए हैं। इन तीनों की आउट, देखो कितना प्रैक्टिकल है पार्ट। जिसे थ्योरी का नाम दे देते हैं हम कि थ्योरी है, बोरिंग है, याद नहीं होती। आप कोई पूछे आउटपुट कौन करता है, बोलोगे 3 सेक्टर। कौन से? पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को बिना नोट्स के पढ़ाया जा सकता है। आप देखोगे, मैं आपको प्रूव करूंगा, मुझे किसी नोट्स की जरूरत नहीं सामने, ना बुक की जरूरत है। बस मैं भी चाहता हूँ आपको एक बार आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। फिर ठीक है, आप स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इसको रेफरेंस के लिए आपके पास हमेशा नोट्स या बुक्स होंगी, हम उसमें से पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन बैंक समझ आएगा हमें टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट्स की आउटपुट को जब तुम ऐड करोगे तो हमारी कंपनी की, सॉरी, हमारी कंट्री की क्या बन गई? ये ग्रोस आउटपुट क्या बन गई? और ग्रोस आउटपुट बेटा हमेशा मार्केट प्राइस पे होती है। किस पे होती है? क्योंकि ये लोग जो भी अपनी सर्विस बेचते हैं, प्राइमरी डिपार्टमेंट, सेकेंडरी डिपार्टमेंट, टर्सरी डिपार्टमेंट, ये जब भी अपनी सर्विस बेचते हैं वो किस पे बेचते हैं? एमआरपी पे। अब आते हैं असली बात पे। क्या आउटपुट हमारी नेशनल इनकम हो सकती है? क्या आउटपुट नेशनल इनकम है? नहीं, आउटपुट नेशनल इनकम नहीं है। यहां तक समझ आ गया आपको? क्योंकि इन लेक्चर्स को वन टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, ये ऐसी रिकॉर्डिंग हो जाती है बेटा, बाद में कोई भी पढ़ेगा ना, रिकॉर्डिंग से समझ आएगा आपको, तुम्हें भी आएगा। तुम अगर इस लेक्चर को भूल जाओगे, बाई चांस अगर भूल गए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिपार्टमेंट ने जो बनाया वो है 2000 रुपये का सामान, ये अभी एमआरपी पे है। ये हमारी इंडिया की नेशनल इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि इन सब ने क्या यूज किया है? इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल, क्या यूज किया है? इनपुट। कुछ भी बोल लो, क्या वो भी इन्होंने खुद बनाई थी? कॉटन मिल ने जब कॉटन बनाई तो कॉटन फ्लावर तो बाहर से है, किसी और की आउटपुट थी वो। तो सोचो बेटा, अब रुक जाओ यहाँ पे 2 मिनट के लिए। अगर मान लो फार्मर ने 100 रुपए की कॉटन बनाई इंडिया में, 100 रुपए के कॉटन फ्लावर, समझो ना,
खेतों में क्या होता है, कॉटन फ्लावर बनते हैं। और कॉटन मिल, टाइम को मैं तुम्हें वर्ड्स नहीं लिख पा रहा, फार्मर्स एंड कॉटन मिल, कॉटन मिल ने 500 रुपए की कॉटन बना दी, तो उसने कितने का प्रोडक्ट बनाया, 100 का तो बना ही हुआ था पहले ही। अगर मैं आपको बोलूं बेटा कॉटन में ना कॉटन फ्लावर होते हैं, वो तो होती है कॉटन फ्लावर, तो सही कॉटन बनी है। और आपकी कॉटन टी शर्ट्स में कॉटन है, ये तो पता ही है, वही कॉटन जो खेतों में थी कभी ओपन थी, वही तुम्हारी शर्ट है। तो हो क्या रहा है, फॉर्म चेंज हो रही है। अगर मैं 100 रुपए का सामान खरीद के उसमें मैं 4 फैक्टर डाल दूं, वही 4 फैक्टर, मैजिक तो वही 4 चीजें है ना, आप लोग से बार बार घूम के वही आ जाते हो, तो वही तो है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि नेशनल इनकम है ही इसके ऊपर। तो अब 100 रुपीज में मैंने क्या ऐड कर दिया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी, तो वो कितने का बन गया, 500 का। तो ठीक है मैंने क्रिएट किया, लेकिन कितने का किया बेटा, 400 का ना, मैंने 500 तो बनाया ना, तो मैंने 100 की चीज को 500 में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सी एग्जाम्पल है इसके पास। एक कारपेंटर वुड लेता है, वुड, नील, सनमाइका, फेविकोल, ये सब लेते हैं, ये सामान है 100 रुपए का, और जो टेबल बनाते हैं वो कितने का है, 500 का। तो कारपेंटर बोले मैंने 500 ग्रेड कर दिए, तो वो लोग नहीं, गलत, तूने 500 ग्रेड नहीं किए, 100 का सामान तो तुम भी खरीद के लाए थे कहीं और से, वो तुमने नहीं बनाया। कारपेंटर सनमाइका नहीं बना सकता, वो एक इंडस्ट्री है जो बनाता है, तुम सिर्फ उससे टेबल बना सकते हो, वो तुम्हारी क्रिएटिविटी है। तो हर सेक्टर जब 500 का सामान बनाएगा तो उसका 100 रुपए का क्या होगा, रॉ मटेरियल, तो बाकी 400 रुपए क्या है, वैल्यू एडेड, क्या है। तो मान लेते हैं इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल भी 3 सेक्टर्स का ही होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों का होगा, तीनों को ऐड कर लो, वो हो गया 500 रुपए का। तो बस हमारी इंडिया में, हमारी इकोनॉमी में, इंडिया बोला जाता है मेरे से गलती से, हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि हम कंट्री का नाम यूज नहीं कर सकते, हम डोमेस्टिक टेरिटरी में, इकोनॉमी में 1500 रुपए का क्या बना रहे हैं, वैल्यू एडेड। 1500 क्या बन रहा है, वैल्यू एडेड, वो ही हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है। क्या ये समझ आ गया। बट आपको पता है शूज 2000 का था, अब आपको शू वाली एग्जांपल पे लेके जाऊंगा बार बार। शू 2000 का था, उस 2000 के शू को बनाने के लिए जो लेदर था, जो भी था, वो सब कितने का था, 500 का था। तो एक फैक्ट्री कितनी वैल्यू क्रिएट करे इंडिया में, 1500। अब इस वैल्यू का एक नाम है ग्रोस। क्या है, क्या हम ये बात कर चुके हैं कि ग्रोस का लिंक डेप्रिसिएशन से होता है, किया था ना हमने उस दिन, कि ग्रोस वर्ड कहाँ आएगा, जहां डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। जब शूज बने थे बेटा, अब वो एग्जांपल मैंने आज नहीं कोट की, आपके दिमाग में है ना, जब शूज बने थे तो उन्होंने मशीनरी का क्या ऐड कर दिया था, डेप्रिसिएशन। किसके अंदर है वो, जब 2000 एमआरपी है बेटा, क्या एमआरपी में डेप्रिसिएशन नहीं होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, होगा। कि सर इसमें 2000 में डेप्रिसिएशन भी होगा, डेप्रिसिएशन भी है। इस 2000 में क्या गवर्नमेंट के टैक्स नहीं होंगे, टैक्स भी होंगे। अगर शूज पे सब्सिडी नहीं होती, पर मान लो अगर सब्सिडी है, तो क्या वो माइनस नहीं हुई होगी, टैक्स प्लस हो चुके, सब्सिडी माइनस, डेप्रिसिएशन प्लस। मेरे पास अभी क्या पड़ा है, शायद ये कोई मार्कर है बेटा, ये लिखे यहाँ पे एमआरपी 45 रुपीज, और इधर प्रॉपर लिखा है एमआरपी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। क्या ये लाइन मैंने बताई आपको पहले से आती थी, पहले से आती थी ना, एमआरपी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। 45 रुपीज दे दो, तो आपने 45 रुपीज में, ये कंपनी कौन सी है, 8 लाइन कंपनी का मार्कर है ये, आपने इस मार्कर को बनाने वाली मशीन का क्या दे दिया, डेप्रिसिएशन। बेचने वाले का जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया, रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक है ये वो भी दे दिया, इंक का भी दे दिया, सबका दे दिया। तो ये लेके चलो बेटा, उस एग्जाम्पल को सुनने के बाद भी और आज भी, आउटपुट मत हमेशा किस पे होती है, ग्रोस पे। खाली उसमें से हमने क्या माइनस की है, इनपुट। तो अभी भी जो वैल्यू एडेड है वो किस पे है, ग्रोस पे। उसके अंदर क्या इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन। और ये किसके ऊपर है, किस प्राइस पे है, मार्केट प्राइस। आप में और न्यूमेरिकल्स में बहुत कम डिफरेंस है क्या,
धीरे धीरे बातों बातों में हम न्यूमेरिकल्स के बहुत नियर बाय होते जा रहे हैं। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, इन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। अब बिना किसी चीज को याद किए हम हर न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे ये वर्ड होता है मार्केट प्राइस। तो इसको क्या बोलेंगे पूरा नाम? ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म का टाइम है आजकल, क्यूट से नेम चलते हैं ना, छोटे छोटे नेम। महाराणा प्रताप नहीं, माही नाम चलता है आजकल। तो अब ग्रोस, इसलिए हम इसको ऐसे बोला करेंगे, जी पी ए एम पी। ठीक है, ये वर्ड जब कई बार स्कूल टीचर बोलते तो आप कई बार आपको समझ नहीं आता। अब आपके सामने गर्मा गर्म बने, कैसे बना के सामने है कि जब आउटपुट बनी थी 2000 का शू बना था और उसको बेचा था मार्केट में 2000 का, तो गवर्नमेंट का टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड था, मशीन का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड था, तो ये ऑलरेडी किस पे था? ग्रोस पे। इसको लिखने का एक और तरीका है बेटा, और वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमने वैल्यू एडेड से भी एक अच्छा वर्ड यूज करने हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बातों बातों में फिर हम आपको एक नई चीज और सिखा रहे हैं। क्या हम इसको जीडीपी एट एमपी बोल सकते हैं आगे से? जीडीपी एट एमपी। तो ये वन स्क्रीन होगी है, मैं इसकी पिक आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, कुछ भी नोट करना रह जाए। और ये सब चीज़ें आपके पास, अगर आप जाओगे ना वहाँ अंदर ग्रुप के अंदर, वहाँ मे भी आपको ना पता हो, ऐसे पता ही होगा आपको, मीडिया और डॉक्स होता है। तो जितने भी पीडीएफ शेयर की जाती हैं, पिक्स शेयर की जाती हैं, वो मीडिया और डॉक्स में रहती हैं, तो हमेशा वहाँ से ढूंढ सकते हो। पूरे साल में तो बहुत कुछ आपके ग्रुप में आ जाएगा, पूरे साल के जो भी पीडीएफ शेयर करेंगे वो उन डॉक्स में रहता है। पता है सबको या नहीं? ठीक है, बीइंग ए टीचर हमें तसल्ली नहीं होती ना बिना समझ आए। ये बस इसमें होता है बेटा, ये जैसे जाओगे ना 41, तो अब ये आ गया टॉक्स एंड मीडिया लिंक्स, तो इसमें सब है आपके पास। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर वो कहाँ से ढूंढे, मैं इसलिए बता दिया। हाँ जी, तो सब नोट्स उसमें जाते रहेंगे आपके पास जब तक मोबाइल फोन चेंज नहीं करते। तो अब ये आपका है एक प्रोडक्ट मेथड, उसने हमें क्या दे दिया? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। और आज की लास्ट लाइन, मुझे ये चाहिए नहीं था, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, हमारी इंडिया की क्या चाहिए, हमारी कंट्री की क्या चाहिए? डोमेस्टिक इनकम चाहिए। तो बस जो इसमें आलतू फालतू है, मैं दो वर्ड्स बोले आलतू फालतू, वो निकाल देते हैं, वहीं पहुंच जाओगे। अब दो चीजें आपको पता है क्या है इसके अंदर, जो जो कभी इनकम हो ही नहीं सकती, डेप्रिसिएशन। तो लिखो माइनस, क्या करेंगे? पर माइनस करने पहले ये पता ना कि है, ये पता है कि नहीं है कि नहीं? कैसे पता है? क्योंकि जब शूज की मार्केट प्राइस बताई जाएगी तो उसमें डेप्रिसिएशन डाल के दिया जाएगा, बाद में मैसेज आएगा कि सर 100 रुपीज और देके जाओ, डेप्रिसिएशन लेना भूल गए। ऐसा कोई मैसेज आता है कभी आपको? तुम कितना कोई खरीदते हो, शॉपिंग करते हो, बाद में किसी कंपनी का फोन आया कि सॉरी सर मशीन का डेप्रिसिएशन डालना भूल गए थे। ऐसे हम भी कभी बाद में मैसेज नहीं करेंगे कि फीस में प्रोजेक्टर का डेप्रिसिएशन रहेगा लगाना। जब आपने फीस दे दी पूरी, आपको कभी ये मैसेज नहीं आएगा किसी तरफ से भी कि डेप्रिसिएशन रह गया था, सॉरी वो गवर्नमेंट के टैक्स रह गए थे। और उस समय एमआरपी क्यों बोल रहे थे आप? अगर आप एमआरपी बोल रहे हो सब कुछ इंक्लूड है उसमें। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट बोल रहा हूँ तो हो सकता है उसमें गवर्नमेंट का टैक्स इंक्लूड ना हो, तो मैं तो एमआरपी बोल रहा हूँ। तो अगर कोई प्रोडक्ट एमआरपी पे बिकता है और अगर उस बंदे पे टैक्स अप्लाई होता है, जो नहीं कि हर किसी पे टैक्स अप्लाई होगा, जिस पे होता है वो टैक्स ऐड कर देता है। कई चीजें टैक्स फ्री भी तो है ना, जैसे एजुकेशन टैक्स फ्री है इंडिया में, 20 लाख तक का एजुकेशन क्या है, टैक्स फ्री है। तो ऐसे हर ट्यूटर आपसे जीएसटी नहीं ले सकता, जो ले रहा है मतलब वो गवर्नमेंट को पे भी करेगा। तो फिर आपकी फीस में जीएसटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मान लो आपकी फीस 10,000 है विदाउट जीएसटी, इसमें 1800 रुपये ऐड कर दो, जीएसटी 18% है ट्यूटर्स के लिए, तो क्या हो गया? पर हर ट्यूटर पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता। तो इस चीज का नॉलेज बता रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ एमआरपी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, तो टैक्सेस में है, और नहीं है तो फिर मेरे पे टैक्स लगता ही नहीं। मैं वो चीजें बेच रहा हूँ जिसपे टैक्स नहीं लगता। अब या तो डेप्रिसिएशन माइनस करो इसमें से, जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, दिख रहा है सबको ये?
जैसे हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे बेटा, आंसर क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन माइनस करते ही आंसर किस पे आएगा? नेट पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन का लिंक किससे है? ग्रोस या नेट। ये बातें आपको सिखा चुके हैं। वैसे वो आज का लेक्चर था, लेकिन उस दिन बात बाय चांस शुरू हो गई थी कि ग्रोस और नेट में क्या डिफरेंस है। ग्रोस और नेट में किस डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन का। अब क्या आंसर है? नेट। अब डोमेस्टिक को डी लिख लूं आगे से, चलेगा? डी फॉर डोमेस्टिक, प्रोडक्ट फॉर पी, मार्केट प्राइस फॉर, ये आंसर आ गया। पर अभी मेरी डोमेस्टिक इनकम नहीं आई, एक स्टेप और दूर हूं उससे मैं। क्या आपने एनआईटी वर्ड सुना हुआ है? लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ है आपको एनआईटी क्या होता है। अगर मैं इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस कर दूं, जिसको बोलते हैं एनआईटी, क्या बोलते हैं, वो भी माइनस कर दूं, बस अब आंसर आ गया। क्योंकि टाइम भी हो गया, अब तो आंसर को आना ही पड़ेगा। और लटकान सकते हैं हम इसको, गोल गोल नहीं घुमा सकते हम इसको। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे, एफसी। फैक्टर कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? एफसी। पहले सब लिख लो, फिर मैं आपको रिफ्रेश करके भेज देता हूँ एक बार। क्लियर है इतना? ये बताओ, अब इनकम मेथड डायरेक्ट हुआ क्योंकि वहां डायरेक्ट आंसर आ गया था, और प्रोडक्ट मेथड क्या हुआ? इनडायरेक्ट। इतना कुछ करके आया आंसर। मेरी सैलरी 50,000 है, मैं सीधे बता रहा हूँ। अब मैं गोल गोल घुमाऊंगा, बाद में आंसर 50,000 ही आएगा। मैं बताऊंगा मैं पहले सर्विस देता हूँ 1 लाख रुपए की, फिर उसमें से माइनस करता हूँ मैं डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करता हूँ नोट्स का खर्चा, फिर माइनस करता हूँ गवर्नमेंट की जीएसटी, कमाता हूँ 50,000। तो बोलो सर क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, पहले ही बोल देते 50,000 कमाते। तो वही तो समझाया आपको, पहला मेथड इनकम मेथड ही होना चाहिए। वो फेज 3 है ना, पहला फेज क्या है? प्रोडक्शन फेज। दूसरा फेज क्या है? इनकम फेज। तो उस तरीके से इनकम मेथड हमारा सेकंड मेथड है, बुक्स में आपको नंबर 2 पे मिलेगा न्यूमेरिकल्स में। पर सीधी बात पहले समझ आती है ना, गोल गोल घुमानी बात नहीं चाहिए। तो मैंने सीधी बात समझा दी आपको परसों, सारी इनकम्स को ऐड करो, इनकम मेथड। उल्टा चलो अगर, किससे? आउटपुट से, तो कौन सा मेथड? आंसर लास्ट में वही आएगा, 700 रुपए। ये बाद में जो आंसर आएगा, अभी तो नहीं कह रहा, जो भी आएगा आंसर क्या आएगा? 700। ये वाला 700 आएगा। ये हमारी इंडिया की क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम। तो इसका मतलब हम ये भी सीखे, ये लिख लिया सबने, ठीक है? इसकी पिक भी शेयर करता हूँ तो अब इसका मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बोल सकते हैं। अब ये लेक्चर द्वारा नहीं हम करेंगे आपके साथ, तो नहीं तो दोबारा बोर हो जाओगे। फर्स्ट डे तो सब कोई भी समझ सकते हैं। अब आपको ही समझ आ गया सब कुछ, अब हम फटाफट बोलेंगे। ये देखो इधर, आप देखना कितना फास्ट बोल सकते हो। क्या मेरे इतने फास्ट हो? ये चेंज आया बेटा। पहले कल तक हम बोलते थे डोमेस्टिक इनकम, आज हमें अपनी डोमेस्टिक इनकम का एक्चुअल नेम समझ आ गया। किसी सिंबॉलिकल फॉर्म में, शॉर्टकट में, सिंबल्स में क्या बोलते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम का ये नाम है। किसका नाम है ये? वाई, क्योंकि वाई हमेशा हमारी नॉलेज को एक्सपर्ट करता है। क्योंकि हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। क्या डेप्रिसिएशन इनकम है? नहीं। तो आंसर किस पे आएगा हमेशा? नेट पे। क्या हमारी इनकम में टैक्स हो सकते हैं? सब्सिडी हो सकती है? जब उसको माइनस कर देंगे, निकाल देंगे बाहर, तो क्या आएगा? तो इसलिए जब तुम इनकम मेथड यूज करोगे, तो आप 3 वैल्यूज को ऐड करते ही हमारी कंट्री की क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम, जिसे सिंबल फॉर्म में बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो विदाउट डेप्रिसिएशन है। एन का मतलब विदाउट डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग, वैसे विदाउट वर्ड इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। और फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग एक्सक्लूडिंग एनआईटी। अब एनआईटी को खोलोगे तो उसमें 2 चीजें निकलेंगी। क्यों खोलना बार बार बेचारे को? एनआईटी में 2 चीजें हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सैलरी। ठीक है, वो एक बार समझ आ गया, ठीक है।
दो चार बार और देख लेंगे तो याद हो जाएगा, पर NIT बोलो हमेशा। तो जैसे NIT हटा दोगे वो चीज़ किस पे आ जाएगी, फैक्टर पे। ये था इनकम मेथड बेटा, क्या था। अब प्रोडक्ट मेथड देखते हैं कितना टाइम लगेगा समझने में। देखो इनकम मेथड में हमने COE को समझा 20 मिनट लगा के, आज हमने आउटपुट को समझा 20 मिनट लगा के, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी हमारी। अब पूरा साल नहीं समझेंगे, बस अब बोलेंगे सर बस अब दोबारा मत बोलना, नहीं हम बोर हो जाएंगे, आउटपुट बोलो बस, हम समझ गए बस। आउटपुट में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब वो फार्मर का, कॉटन इंडस्ट्री का एग्जाम्पल मत लेना, ठीक है, नहीं लेते, ठीक है। माइनस इनपुट, माइनस स्टैंडर्ड नेम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या है, जिसे तुमने सेकंड टॉपिक समझा था हमारे, कि दो तरह के गुड्स होते हैं, एक फाइनल गुड्स और एक इंटरमीडिएट। रॉ मटेरियल बोलते हैं इंटरमीडिएट, वो ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कभी इनपुट लिखेंगे, कभी रॉ मटेरियल, कभी इंटरमीडिएट। एक लिख लेते हैं यहाँ पे इनपुट, क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में तैयार हो रहा है, गर्मा गर्म तैयार हो गया। आउटपुट माइनस इनपुट, जिसके दो नाम है, वैल्यू एडेड भी बोलते हैं इसको, और इसलिए प्रोडक्ट मेथड के दो नाम है, वैल्यू एडेड मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड और, लेकिन क्या ये वैल्यू एडेड ग्रोस पे है, यस सर ग्रोस पे। एक टॉपिक चल रहा है वो खत्म होने दो। तो इसमें क्या इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन, और 5 मिनट लगेंगे, टॉपिक चल रहे हैं। और ये किस पे है, MRP पे, क्योंकि इसमें टैक्स भी है। और कभी कभी भूल भी जाओ तो बोलना कि जब कंपनी शूज बेचती है तो डेप्रिसिएशन डाल के बेचती है, टैक्स डाल के बेचती है, बाद थोड़ी कोई देने जाता है पैसे, या कोई मांगने आता आपके घर पे, ठीक है। कभी भी शॉपिंग करना, दोबारा कभी फोन नहीं आएगा। किसी जो आपने पैटी खाई थी ना 20 रुपीज़ की, उसमें वो ओवन का डेप्रिसिएशन रह गया डालना 2 रुपीज़ देख के जाओ, नहीं, वो 20 रुपये दे दिए, सब उसी में है। पैटी का सामान भी बीच में है, उसको गर्म करने वाला हॉट केस भी बीच में ही है, उसकी डेप्रिसिएशन हॉट केस नहीं मिलेगा साथ में। तो किस पे है वो, ग्रोस पे और मार्केट प्राइस पे। जैसे इसमें से क्या माइनस करोगे तो किस पे आ जाएगा, नेट पे। तो जैसे इसमें से क्या माइनस करोगे, NIT, किस पे आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे। बाकी फिर ब्लैंक भर लो। नेट DP सेम ही है, MP सेम ही है, और नेट सेम ही है, DP सेम ही है। इतना कुछ पापड़ बेल के, इतना कुछ करने के बाद जाके ये आंसर आता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा, इनकम मेथड डायरेक्ट है और आउटपुट मेथड इनडायरेक्ट, ठीक है। और ये चीज मैं आपको पहले बनवा चुका हूं, तुम उसको आज रेफर कर लेना। ग्रोस माइनस नेट इज इक्वल टू, ग्रोस और नेट में किसका डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। मार्केट प्राइस माइनस NIT, मार्केट प्राइस और NIT में किसका डिफरेंस है, सॉरी फैक्टर को लिखना था मैंने, MP और FC। मार्केट प्राइस और फैक्टर को इसमें है NIT। तीसरा पॉइंट जो इसके बाद आपको समझाया जाएगा, डोमेस्टिक, जो आज आपके सामने आया है, डोमेस्टिक और नेशनल में, वैसा समझ ही गए हो, किसका डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, या टू तो पता नहीं, जो भी है पैरों में लिख देते हैं उसके ना, एब्रोड, फ्रॉम टू हवा में ही है, बस एब्रोड जरूर है, फ्रॉम है या टू है, वो आपको पूरी स्टोरी सुना चुके हैं। ये बेटा आपका एक छोटा सा टेबल बन जाता है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं, मुझे अगर ग्रोथ से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन मेरी हेल्प करेगा। इसका मतलब ग्रोस में डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, सॉरी ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो किस पे पहुंचेंगे, नेट पे। अब आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं। और नेट्स में अगर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे ग्रोस पे पहुंचेंगे। अगर मार्केट प्राइस में से NIT माइनस करूंगा FC, और अगर मार्केट प्राइस में FC ऐड करूं, NIT ऐड करूंगा, सॉरी फैक्टर कॉस्ट में अगर NIT प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा। ये एक सिर्फ टाइम पास है, जो चीज आप समझ चुके हो मैं उसी को बार बार बोल रहा हूँ, ये है बस वो चीज न्यूमेरिकल जो यूज होगी।
आपका आंसर एमपी पे आ रहा है, उन्होंने नहीं मुझे फैक्टर कॉस्ट में चाहिए, तो क्या बड़ी बात है, एनआईटी माइनस कर दो। आपका आंसर ग्रोस पे आ रहा है, मुझे किस पे चाहिए, नेट। क्लियर। और अगर आपका आंसर डोमेस्टिक पे आ रहा है, डी फॉर डोमेस्टिक, तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम या टू प्लस या माइनस करके किस पे पहुंच जाएंगे, नेशनल पे। ठीक है, तो यहाँ वैसे रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन अब रुकना पड़ेगा, टाइम ओवर हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आएगा 8 फॉर्मूलाज। अब आप बिल्कुल न्यूमेरिकल्स के पास पहुंच गए। 8 फॉर्मूलाज, उसको बोलते हैं रिलेटेड, बट बोलूंगा कि क्लास ओवर, फिर बैक पैक करना, नहीं तो फिर टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है प्लीज भी। वो ना लास्ट वाला इफेक्ट होता है वर्ड ना, इसके ऊपर 8 वर्ड्स बनेंगे हमारे, 8 फॉर्मूलाज, उनको बोलते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्या बोलते हैं वो, अब इस नॉलेज पे बेस्ड होंगे। अब जो स्टूडेंट आज एब्सेंट है, इस रिकॉर्डिंग को सुन के ही आएगा, अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा सुन लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं रिवाइज करूंगा पहले इतना पोर्शन, पहले 10-15 मिनट में रिवाइज होगा ये प्रोडक्ट मेथड भी और इनकम मेथड भी। फिर हम इस टेबल को, इस वाले टेबल को यूज करते हुए इसमें से 8 फॉर्मूलाज निकालेंगे। पहला फॉर्मूला जीडी पेट एमपी, दूसरा एनडी पेट एमपी, तीसरा जीडी पेट एफसी। वो आपको समझ आ जाएगा उस टाइम, क्योंकि क्या हो रहा है सर, 3 एडजस्टमेंट यूज हो रही है। डेफिनेशन हटा दिया तो नेट है, जोड़ दिया तो ग्रोस है। यही आज की स्टूडेंट की मुश्किल है कि सर वो सब चीजें कैसे याद होती हैं। तो वो हम खुद बनाएंगे। जब आपके सामने बनेगा ना कुछ भी, बस एक ही फंडा है टीचिंग में, जब सामने बना के दिखाते हैं तो ईजी लगता है, जब बनी हुई चीज के नोट्स देते हैं तो मुश्किल लगता है। तो हम उन फॉर्मूलाज को खुद बनाएंगे। आपने बस इसको थ्योरी में पढ़ना है, जितना पढ़ लिया। थ्योरी में 2 मेथड्स पढ़ना आज का जाके, बुक्स अभी हैं आपके पास, इनकम मेथड और सारे कंटेंट्स आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, क्लास ओवर।